Now class 9th science chapter 5th the fundamental unit of life. We solved this question and answer of this chapter. Now question number 1, make a comparison and write down the question number 1, make a comparison and write down the ways in which plant cells are different from animal cells. आपको करना क्या है, मेक अ कंपेरिजन. कंपेरिजन मीन्स आपको तुलना करनी है और राइट डाउन द वेज और कुछ टॉपिक्स लिखने हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंशिएशन है इस बारे में. नाउ इसका आंसर बनेगा डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल्स. फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, फर्स्ट कैरेक्टर प्लांट सेल एंड एनिमल सेल्स. पहली जो हेडिंग हमने लिखी वो सेल वॉल. सेल वॉल मीन्स कोशिका भित्ति. तो प्लांट सेल में कोशिका भित्ति सेल वॉल प्रेजेंट होती है एंड आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. और ये कहाँ होती है, आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर से. इन केस ऑफ द एनिमल सेल इट इज ऑल्सो एब्सेंट. ठीक है, एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है और ये सबसे बड़ा डिफरेंशिएशन है प्लांट सेल और एनिमल सेल में. और प्लांट सेल में आउटर जो सेल साइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होती है सेल वॉल, जबकि एनिमल सेल में जो आउटर जो पार्ट होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही होता है. नंबर 2, प्लास्टिड्स. प्लास्टिड मीन्स जो लवक जो होते हैं वो प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, एनिमल में एब्सेंट होते हैं. और प्लांट्स में प्लास्टिड जो होते हैं अलग अलग होते हैं, जैसे क्रोमोप्लास्ट जो कलरफुल पिगमेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट जो ग्रीन पिगमेंट होता है, एंड द ल्यूकोप्लास्ट दैट इज द कलरलेस पिगमेंट. ठीक है, तो प्लांट्स का कलर ग्रीन किसके कारण होता है, किस प्लास्टिड के कारण होता है, तो हम क्या कहेंगे, क्लोरोप्लास्ट. वैक्यूल, वैक्यूल मीन्स रिक्तिका. तो थर्ड पे है वैक्यूल. प्लांट सेल में सिंगल एक ही वैक्यूल होता है, लेकिन ये बहुत बड़ा होता है और सेंट्रल वैक्यूल होता है जिसकी पोजीशन सेंटर में होती है. जबकि इन केस ऑफ एनिमल सेल दैट इज मैनी एंड स्मॉल वैक्यूल्स, बहुत सारे छोटे छोटे वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं, रिक्तिका. नंबर 4, सेंट्रियोल. सेंट्रियोल मीन्स तारक्काई. प्लांट सेल में सेंट्रियोल एब्सेंट होते हैं, एनिमल सेल में सेंट्रियोल प्रेजेंट. अब जो नेक्स्ट जो पॉइंट है 5th वो है न्यूक्लियस. न्यूक्लियस मीन्स केंद्रक. इन केस ऑफ द प्लांट सेल दैट इज जनरली एक्सेंट्रिक एंड इन केस ऑफ द एनिमल सेल दैट इज जनरली सेंट्रिक. मतलब जो न्यूक्लियस जो केंद्रक होता है वो प्लांट में जनरली सेंटर के इर्द गिर्द अगल बगल ही होता है, एनिमल सेल में जनरली सेंट्रिक यानी कि केंद्र में होता है. माइटोकॉन्ड्रिया. भाई माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल. ये जब हम श्वास जब लेते हैं तो श्वसन के दौरान एटीपी के रूप में एनर्जी को प्रोड्यूस करने का काम माइटोकॉन्ड्रिया करता है. ठीक है, तो प्लांट सेल में लेस इन नंबर, माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट सेल में कम संख्या में होते हैं, बट इन केस ऑफ एनिमल सेल मोर इन नंबर, ये नंबर में काफ़ी होते हैं, यानी कि बहुत सारे हो सकते हैं. और जो लास्ट जो 7th जो पॉइंट बना वो बना गोल्जी बॉडी. तो गोल्जी बॉडी, गोल्जी एपरेटस इन केस ऑफ प्लांट सेल मैनी एंड स्केटर्ड, बहुत सारे हो सकते हैं. और स्केटर्ड मीन्स बिखरे हुए हो सकते हैं, अलग अलग परिकीर्णित हो सकते हैं. इन एनिमल सेल द गोल्जी बॉडी इज सिंगल एंड नियर द न्यूक्लियस, एक ही होती है और वो भी केंद्रक के बिल्कुल नज़दीक होता है. तो ये था हमारा प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंशिएशन या कंपेरिजन. तो दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन. देन नाउ द सेकंड क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, हाउ इज प्रोकैरियोटिक सेल डिफरेंट फ्रॉम यूकैरियोटिक सेल. प्रोकैरियोटिक सेल जो प्राग जो कोशिकाएं हैं वो यूकैरियोटिक सेल सुकेंद्रित कोशिकाओं से किस प्रकार डिफरेंट होता है, इनमें आपको इसका आंसर लिखना है. डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स. कैरेक्टर प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल. फर्स्ट हमने लिखा अकरेंस. अकरेंस में ये कहाँ पाए जाते हैं, तो जो प्रोकैरियोट्स हैं दीज आर फाउंड इन किंगडम मोनेरा. जो 5 किंगडम थ्योरी है उसके अनुसार ये मोनेरा के में पाए जाते हैं. कौन, प्रोकैरियोटिक. ठीक है, एग्जाम्पल आएगा मोनेरा का. एग्जाम्पल क्या है, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड माइकोप्लाज्मा. इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल दीज आर फाउंड इन प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमलिया. भाई 5 किंगडम है ना, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमलिया. तो इसमें से सिर्फ मोनेरा में प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आते हैं, जबकि यूकैरियोटिक में प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमलिया यूकैरियोटिक सेल्स इनमें पाई जाती हैं. नाउ सेकंड, न्यूक्लियस. इंसिपिएंट न्यूक्लियस कॉल्ड न्यूक्लियोइड प्रेजेंट. क्रोमोसोम इज सिंगल, सर्कुलर एंड डबल स्ट्रैंडेड DNA.
तो जो प्रोकैरियोटिक होते हैं इनमें न्यूक्लियस दिखता नहीं है और वो जो उनका जो साइटोप्लाज्म होता है उसी में घुला मिला रहता है। यूकैरियोटिक सेल अ ट्रू न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, इसमें वास्तविक रूप से न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और ऐसा न्यूक्लियस होता है जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी दिखती है और न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट होता है, केंद्रिका भी प्रेजेंट होती है। नाउ द नंबर थर्ड इज सेल ऑर्गेनेल्स लाइक प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया एंड गोल्जी बॉडी एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। These cell organelles are absent in prokaryotic cell, but in eukaryotic cell, these plastids, mitochondria, and Golgi body and endoplasmic reticulum, these cell organelles are present. Number 4 is ribosomes. Ribosomes of 70S type in prokaryotic cell और eukaryotic cell में 80S type का ribosome होता है. Now the centriole number 5th. That is absent in prokaryotic cell but present in animal cell, centriole. और लास्ट है साइज। प्रोकैरियोटिक सेल का साइज स्मॉल होता है, ठीक है, क्योंकि जो मोनेरा जो प्राइमेटिव डेट आर द प्राइमेटिव ऑर्गेनिज्म दिस साइज आल्सो स्मॉल एंड यूकैरियोटिक सेल जैसे एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, तो ये लार्ज साइज्ड होते हैं। प्रोटिस्ट है, फंजाई हैं, प्लांटी हैं, एनिमलिया हैं, तो दीज आर द large sized cells. Now question number 3, what would happen if the plasma membrane ruptured or break down? अगर क्या होगा अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर्ड हो जाती है, फट जाती है या टूट जाती है, तो क्या होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन? Now answer number 3, as the plasma membrane act a mechanical barrier to the protoplasm, so after the rupturing of plasma membrane the protoplasmic कंटेंट्स विल बी डिस्पर्स्ड इन द सराउंडिंग मीडियम। कहने का मतलब ये है कि अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन टूट जाती है, ब्रेकअप हो जाती है या रप्चर्ड हो जाती है, तो उसके बाद क्या होगा कि जो सेल के अंदर का जो कंटेंट है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है और आपका गोल्जी बॉडी है या न्यूक्लियस है या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है या ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ये जो पिगमेंट हैं, तो ये सब क्या हो जाएंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर्ड होने से ये क्या हो जाएगा, सराउंडिंग मीडियम या आसपास के माध्यम में सेल से बाहर आ जाएगा या फैल जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वुड हैपन टू द लाइफ ऑफ अ सेल इफ देयर वाज नो गोल्जी apparatus? व्हाट वुड हैपन, क्या होगा सेल की लाइफ में अगर उसमें गोल्जी apparatus नहीं होगा, तो सेल का क्या होगा? इसका आंसर देखिए। Answer, if there was no Golgi apparatus, then shall we not be able to form secretory vesicles containing cellular secretions and lysosomes? अगर सेल के अंदर गोल्जी बॉडी नहीं होगी तो जो सेल है उसके अंदर सेक्रेटरी, क्योंकि गोल्जी बॉडी का काम क्या है, सिक्रीशन करना, ठीक है, तो सेक्रेटरी वेसिकल्स नहीं होंगे तो सेल के अंदर सिक्रीशन नहीं होगा और लाइसोसोम और जो सिक्रीशन, जो सेलुलर सिक्रीशन बनते हैं वो नहीं होंगे। नाउ सेकंड पॉइंट इसी में है कि देयर आर नो एक्रोसोम विल बी फॉर्म्ड इन द स्पर्मेटिड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। भाई एक्रोसोम विल बी, देयर आर नो एक्रोसोम, तो अगर गोल्जी apparatus नहीं होगा तो एक्रोसोम नहीं होगा। और एक्रोसोम का जो काम है वो क्या है, स्पर्मेटिडियन की स्पर्म बनाने वाली जो सेल है ना, स्पर्म, तो स्पर्म बनाने के दौरान जो स्पर्म जो बनते हैं स्पर्मेटिड फॉर्मेशन के द्वारा, तो वो एक्रोसोम के माध्यम से बनते हैं और उसमें गोल्जी apparatus का इम्पोर्टेंट रोल प्ले होता है। तो अगर गोल्जी apparatus नहीं होगा तो एक्रोसोम अपना काम नहीं कर पाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑर्गेनेल्स इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल? वाई? किस सेल ऑर्गेनेल्स को हम सेल का पावर हाउस कहते हैं, ऊर्जाघर कहते हैं, और क्यों कहते हैं? आंसर, माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस कहते हैं बिकॉज इट इज़ द साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ एनर्जी रिच एटीपी मॉलिक्यूल्स, क्योंकि ये वो साइट है जहाँ पे सिंथेसिस होती है एनर्जी रिच एटीपी मॉलिक्यूल्स की बाय सेलुलर रेस्पिरेशन। कहाँ पे? एटीपी मॉलिक्यूल्स की सेलुलर जब रेस्पिरेशन होता है तो उस दौरान। एटीपी क्या है? एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, और एटीपी को ही हम क्या कहते हैं? एनर्जी क्वाइंस।
तो एनर्जी क्वाइंस एटीपी का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया में ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, वेयर डू द लिपिड्स एंड प्रोटीन्स कंस्टिट्यूटिंग द सेल मेम्ब्रेन गेट सिंथेसाइज्ड? लिपिड और प्रोटीन कंस्टिट्यूएंट्स को सेल मेम्ब्रेन कहाँ से संश्लेषित करती है, सिंथेसाइज करती है? आंसर, प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन द राइबोसोम्स अटैच्ड ऑन RER वाइल लिपिड्स आर सिंथेसाइज्ड इन SER। प्रोटीन का जो संश्लेषण होता है वो राइबोसोम में कहाँ होता है? RER में। भाई राइबोसोम वो साइट है जहाँ पे प्रोटीन का फॉर्मेशन या संश्लेषण होता है, इसीलिए राइबोसोम को क्या कहा जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। तो RER में प्रोटीन का संश्लेषण करता है राइबोसोम, और लिपिड का संश्लेषण सिंथेसिस कहाँ करता है? SER में। SER मीन्स स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और RER मीन्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डज एन अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड? अमीबा जो होता है वो अपना फूड हाउ कैसे लेता है? आंसर, अमीबा इनगल्फ्स इट्स ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस in which pseudopodia are formed due to the flexibility of the plasma membrane। भाई हम जानते हैं कि अमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी कि एक कोशिकीय जीव है, और अमीबा में का कोई आकार नहीं होता है और उसमें चलने के लिए पाँव नहीं होते हैं। ठीक है, उसकी जो बाहर के जो सेल का जो स्ट्रक्चर है उसको उसी से वो चलता है ना, तो उसको हम क्या नाम देते हैं? स्यूडोपोडिया। तो अमीबा में जो मोशन है वो किसके मीडियम से होता है? स्यूडोपोडिया के मीडियम से। तो डायग्राम के माध्यम से हम आपको दिखाते हैं कि अमीबा अपना फूड कैसे इनगल्फ करता है। तो ये अमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये इसका न्यूक्लियस है। ठीक है, ये साइटोप्लाज्म हो गया। ठीक है, ये अमीबा को जब कहीं पे फूड पार्टिकल्स दिखे तो उसने क्या किया? अपने स्किन के, अपने सेल के आउटर स्ट्रक्चर को क्या किया? उसने उसको फॉर्मेशन किया उसको पकड़ने के लिए, और इसी को हमने नाम दे दिया स्यूडोपोडिया। तो अमीबा का कोई शेप तो होता नहीं है, इसको जिस प्रकार से मॉडिफाई कर सकता है अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट, तो ये अपने आप को मॉडिफाई कर सकता है। तो ये इसके स्यूडोपोडिया हैं जिनकी हेल्प से ये स्यूडोपोडिया है। ठीक है तो इसी की मीडियम से ये क्या करता है? फूड पार्टिकल्स को इनगल्फ करता है और यहाँ पे ये बॉडी के अंदर चला गया। ठीक है, और लेने के बाद में फिर ये एक्स उसको बाहर छोड़ने के लिए भी फिर स्यूडोपोडिया का ही प्रयोग करता है। तो ये है अमीबा में फूड इनटेकन। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस क्या है? Osmosis involves the passive flow of water or any other solvent from a region of higher water concentration through a semi-permeable membrane to a region of lower water concentration। तो ऑस्मोसिस का मतलब है कि हायर वाटर कंसंट्रेशन या कोई भी सॉल्वेंट, जैसे कि पानी में, जैसे आपने देखा होगा किशमिश है। ठीक है, तो रेजिन किशमिश को जब हम पानी में डालते हैं तो वो क्या हो जाती है? फूल जाती है। तो उसका जो कारण है वो क्या है? ऑस्मोसिस है। भाई उस किशमिश के अंदर जो कंसंट्रेशन है वो हाई कंसंट्रेशन है। ठीक है, जब हम उसको पानी में रखते हैं तो पानी का कंसंट्रेशन उसकी रेजिन की बजाय लो कंसंट्रेशन है। तो होता क्या है कि अंदर का पानी, जो बाहर का जो पानी है ना, वो अंदर चला जाता है, और अंदर का किशमिश के अंदर का जो कंसंट्रेशन है वो जब तक बराबर नहीं हो जाता तब तक परमेबल मेम्ब्रेन के माध्यम से दोनों में ट्रांसफ़र चलता रहता है। और आपने देखा होगा किशमिश, बिना भिगोई किशमिश खाने में मीठी होती है, लेकिन जब हम उसको पानी में डालते हैं तो उसका मीठापन कम हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर का जो कंसंट्रेशन है वो कुछ मात्रा में बाहर पानी में आ जाता है। और ये प्रोसेस तब तक चलती है जब तक कि पानी और किशमिश के अंदर का कंसंट्रेशन बराबर ना हो जाए। ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो ये ऑस्मोसिस का एक एग्जाम्पल भी है और ये ऑस्मोसिस की डेफिनेशन है। क्वेश्चन नंबर 9, कैरी आउट द फॉलोइंग ऑस्मोसिस एक्सपेरिमेंट। आपको एक एक्सपेरिमेंट करना है, वो भी कौन सा? ऑस्मोसिस का। किसका? ऑस्मोसिस। टेक 4 peeled potatoes wholes and squeeze each one out to make potato cups. One of these potato cups should be made from
a boiled potato. Put each potato cup in a trough containing water. Now keep cup A empty. B. Put 1 teaspoon sugar in cup B. C. Put 1 teaspoon salt in cup C. And D. Put 1 teaspoon sugar in the boiled potato cup D. Keep these for 2 hours. 2 घंटे तक इनको रखना है. Then observe the 4 potatoes cups and answer the following. और आपको इनके आंसर देने हैं. वो है एक्सप्लेन वाई वाटर गैदर्स इन द होलोड पोर्शन ऑफ बी और सी. बी और सी जो आलू जो हमने पोटैटो जो हॉलो कप बनाए हैं, बी वाले में तो शुगर डाली थी और सी वाले में सॉल्ट डाला था. तो एक्सप्लेन वाई, क्यों वाटर गैदर्स हो जाता है, इनके अंदर पानी क्यों इकट्ठा हो गया इन कप्स के. इसका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा कि वाटर मूव्स इन द हॉलोव्ड पोर्शन ऑफ बी एंड सी. बी और सी के जो हॉलोव्ड जो कप्स हमने बनाए थे उसमें उसके अंदर वाटर चला जाता है ड्यू टू एंडो ऑस्मोसिस. किसके कारण? एंडो ऑस्मोसिस. एंडो मीन्स अंदर जाना, ऑस्मोसिस मीन्स परासरण. ठीक है. एज बोथ कंटेन हाइपरटोनिक शुगर एंड सॉल्ट सॉल्यूशन, क्योंकि दोनों के अंदर क्या था? हाइपरटोनिक शुगर और सॉल्ट का सॉल्यूशन था. क्वेश्चन नंबर 9. Why is potato A necessary for this experiment? पोटैटो ए की क्या उपयोगिता है इस एक्सपेरिमेंट में? इसका आंसर बनेगा पोटैटो ए एक्ट्स एज कंट्रोल एक्सपेरिमेंट टू कंफर्म दैट वाटर मूव्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोसिस. कहने का मतलब ये था कि हमने 4 जो पोटैटोज लिए थे, हमने ए पोटैटो को हमने जब उसमें कप बनाया, हॉब्स किया, उसको खोखला किया, तो उसके अंदर हमने ना तो शुगर ऐड किया ना फिर हमने सॉल्ट ऐड किया और उसको नॉर्मल कंडीशन में वाटर में रख डिप कर दिया. हमने क्या देखा कि पोटैटो बी और पोटैटो सी, बी में क्या था? शुगर, सी में क्या था? सॉल्ट, और डी वाला क्या था? बॉइल्ड प्लस शुगर. ठीक है. तो ए वाले में हमने कुछ भी ऐड नहीं किया. तो हम क्या देखते हैं कि पोटैटो ए में कुछ भी उसके अंदर जो सॉल्यूशन है, जो पानी है, वो उसके अंदर एंट्री नहीं करता है. और जो बी वाला था जिसमें हमने शुगर, चीनी जिसमें ऐड की थी, हम देखते हैं कि बाहर से पानी जो वाटर है वो आउट से इन अंदर एंट्री करता है इससे. और जो सॉल्ट वाला था सी वाला, उसमें हमने सॉल्ट जो डाला था, हमने उसमें देखा कि सॉल्ट वाले पोटैटो में भी वाटर आउटर पार्ट टू इनर पार्ट में एंट्री करता है थ्रू ऑस्मोसिस. तो पोटैटो ए हमें ये बताता है कि अगर नॉर्मल कंडीशन हो, मतलब कुछ भी सॉल्यूशन ऐड ना हो, कुछ भी सॉल्वेंट ऐड ना हो, तो वाटर एंट्री नहीं करता है, और यानी कि ऑस्मोसिस नहीं होता है. और ऑस्मोसिस कब होता है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन से लोअर टोनिक सॉल्यूशन की ओर. और जब कब तक होता है? जब तक दोनों सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बराबर ना हो जाए. तो पोटैटो ए खाली रहता है. तो जो हमें ये दिखाता है कि कि वाटर बिना ऑस्मोसिस के मूवमेंट नहीं करता है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 9 का जो थर्ड पोर्शन है वो है एक्सप्लेन व्हाई वाटर डज नॉट गैदर इन द होलोव्ड आउट पोर्शन ऑफ ए एंड डी. आपको क्या एक्सप्लेन करना है कि जो वाटर है वो जो आलू जो पोटैटो का हॉलो पार्ट है, अंदर का जो पार्ट है, जो कप हमने बनाए हैं, तो ए वाले पार्ट में जिसमें हमने कोई भी सॉल्यूशन ऐड नहीं किया है, ना शुगर का ना फिर सॉल्ट का, और डी वाला पोटैटो जो बॉइल्ड है, इन दोनों में, जबकि डी वाले में हमने शुगर भी ऐड किया है, तो क्या कारण है कि इन दोनों में पानी बाहर से अंदर की ओर नहीं जाता है, या इनमें ऑस्मोसिस क्यों नहीं होता है, आपको एक्सप्लेन करना है. तो इसका आंसर इस प्रकार बनेगा. नाउ तो इसका जो आंसर है वो बनेगा बिकॉज होलोव्ड पोर्शन ऑफ ए डज नॉट कंटेन एनी शुगर और सॉल्ट सॉल्यूशन. क्योंकि हमने ए वाला जो पोटैटो लिया है उसमें हमने कप, हॉलो कप तो बनाया है हमने उसके अंदर, लेकिन हमने उसमें ना तो कोई सॉल्वेंट शुगर मिलाया है, ना तो हमने उसमें सॉल्ट को ऐड किया है. इन केस ऑफ डी, अब आइए डी वाले पे. डी वाले में क्या था? डी वाला जो पोटैटो था वो हमने क्या किया था? बॉइल्ड था, लेकिन उसमें हमने होलोव्ड पोर्शन में शुगर को ऐड किया था. बट देयर इज नो मूवमेंट ऑफ वाटर टू आउटसाइड टू इनसाइड. वाई? बिकॉज द सेल्स आर किल्ड. क्योंकि इसकी जो सेल्स हैं वो क्या हो चुकी हैं? किल्ड हो चुकी हैं. जब हमने उसको बॉइल्ड किया तो इसकी सेल्स किल्ड हो चुकी हैं. जब इसकी सेल्स मर चुकी हैं तो वो ऑस्मोसिस नहीं कर पाती हैं. व्हेन इट इज़ बॉइल्ड, जब हमने इसको बॉइल्ड किया तो इसकी सेल्स क्या हो गई हैं?
रप्चर्ड हो गई हैं, फट गई हैं या मर गई हैं, सो ऑस्मोसिस डज नॉट अकर, इसीलिए इस पोटैटो में ऑस्मोसिस प्रक्रिया नहीं हो पाती है। इसीलिए हम डी वाले में और ए वाले में दोनों में क्या नहीं देख पाते हम, जो सॉल्यूशन है वो ऑस्मोसिस मतलब हाइपरटोनिक से कम जो कंसंट्रेशन है उसकी तरफ ऑस्मोसिस नहीं हो पाता है, इसलिए इन दोनों में कोई चेंज हमें नहीं दिखता है। तो दीज आर द आंसर ऑफ दिस चैप्टर, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट चैप्टर के साथ।